आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ 5, जो कि आपका अंतिम पाठ है और जिसका नाम है किस प्रकार मैं हिंदी में आया। तो ये जो पाठ है ये लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि ये जो है ये स्वातंत्रोत्तर यानी कि आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था उत्तरांचल में। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी है। बताया गया है कि एक अनोखी प्रकार से, अलग ढंग से इन्होंने जिस प्रकार कविताओं की रचना की है वैसे ही उन्होंने अलग प्रकार से एक गद्य की भी रचना की है। दोआब, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप में पहचाना जाता है। तो अभी आपका पाठ है किस प्रकार आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला, जुमला यानी कि होता है वाक्य। एक ऐसी बात, एक ऐसा वाक्य मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। अब एक ऐसा वाक्य कहा है शमशेर बहादुर सिंह को किसी ने, अब वो किसने कहा है ये यहाँ पर अभी पता नहीं है, लेकिन एक ऐसा वाक्य कहा होगा कि शायद उनको वो चुभ गया। और जैसे ही उनको वो वाक्य चुभा, वो जिस हालत में थे, उनके पास जितने भी पैसे थे, जितने भी रुपए थे, वो उन्हें लेकर दिल्ली की जो बस वहाँ पर जा रही थी वो उसमें चुपचाप बैठकर चल दिए। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फ़ौरन, यानी कि तुरंत, फ़ौरन यानी उसी वक्त मुझे ये शिक्षा लेनी है, क्योंकि उन्हें पेंटिंग करना काफ़ी पसंद था। और वो बोल रहे कि जो भी काम मुझे करना है वो पेंटिंग ही है और वो मुझे जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। उकील आर्ट नाम से एक स्कूल है जहाँ पर पेंटिंग सिखाई जाती है। वो दिल्ली में कहाँ है यह पता नहीं था। खैर, किस्सा मुख्तसर यानी कि वो सार रूप में बता रहे हैं कि किस्सा सार रूप में है कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया गया। बिला फीस यानी कि बिना फीस के, या फिर कह सकते हैं कि कम फीस में भर्ती कर लिया गया, क्योंकि उनका इंटरव्यू और उनका शौक़ इतना अच्छा था। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क यानी सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था, यानी किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होगी। अब वो इतनी अच्छी कविताएं लिखते थे कि उन्हें खुद पर विश्वास था कि ये कविताएं कब प्रकाशित होगी। बस मन की मौज या तरंग या कोई टिस सी थी, यानी अंदर ही अंदर कुछ, हृदय में कुछ अलग ही सा भाव था। चुनीचे यानी कि इस प्रकार, चुनीचे का अर्थ है इस प्रकार। अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गज़ल और शेर। गज़ल यानी कि आप सभी को पता है कि गज़ल क्या होती है। जो गज़लें हम उर्दू में कही जाती है वो गज़लें होती है, और शेर जो होता है वो गज़ल का ही एक प्रकार होता है। तो गज़ल का जो पूरा अंतरा होता है उसे हम कहते हैं शेर। वो लिखते थे और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपने ड्राइंग के लिए क्या तत्व खो सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था। यानी अब जो लेखक है उनको पेंटिंग का तो पहले से शौक़ है, लेकिन अपनी वो पेंटिंग इस प्रकार बनाते थे कि वो उनकी गज़ल और उनके शेर और उनकी कविताओं से मैच करे। वो वैसी सिचुएशन में हो कि उसी सिचुएशन में वो गज़ल है, वो उसी प्रकार का चित्र उसके अनुरूप धारण किए हुए है। तो इस प्रकार की वो दृश्य देखते थे, वो स्थिति देखते थे, वो चेहरे बनाते थे, तो ये सब वो देखते थे। अब इस प्रकार आगे कहा गया कि बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर, यानी मेरे भाई का नाम है शमशेर बहादुर के भाई तेज बहादुर, कुछ रुपये भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्र बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते, इलाहाबाद माई वीकेंड्स। अब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो वो वहाँ के हॉस्टल का जिक्र किया करते थे। अंदर से मेरा हृदय बहुत
उद्विग्न रहता, यानी मतलब हमेशा हृदय में कुछ ना कुछ हलचल बनी रहती थी। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी। पूरी तरीके से वो अपने आप को अपनी पेंटिंग में मग्न कर लेते थे, मगर अंदर से दुखी था, अंदर से बहुत दुखी था। कहने का मतलब है कि जब तक जो लेखक है वो पेंटिंग करते थे, जो चित्र बनाते थे, तब तक वो पूरे उसके अंदर डूब जाते थे, पूरे मतलब हृदय से वो उस पेंटिंग को बनाते थे, और जब तक उन्हें किसी प्रकार का अकेलापन महसूस नहीं होता था। और लेकिन फिर भी वो अंदर से दुखी थे। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था, दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे, और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वो कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे, यानी कि कोई जरिया खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर था और बहुत अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई में अपने को कृतज्ञ महसूस किया, यानी कि मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ, मैंने वैसा अपने आप को महसूस किया। इसीलिए शायद उन्होंने मेरे लिए कोई नोट छोड़ा है। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना। उनकी बहुत बुरी आदत है कि उन्हें जो भी पत्र लिखते हैं वो फिर से उनको रिप्लाई नहीं करते, उनका पत्र का जवाब नहीं देते हैं। चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखरता रहूं कई दिनों तक, यानी उनके मन में वो विचार आते रहेंगे कि मुझे उन्हें जवाब में क्या लिखना है, लेकिन वो लिखते नहीं हैं और उस जवाब को आगे वाले को भेजते भी नहीं हैं। तो मेरी इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी, अंग्रेजों में अफसोस, यानी अंग्रेजी में थी अफसोस। एक सानेट है जो यूरोप से लिया हुआ एक छंद ही है, वह भी अतुकांत मुक्त छंद है, वो स्वतंत्र छंद है। मैं मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया, यानी कि उनको गोया का अर्थ होगा यहाँ पर मानो, यहाँ पर है मानो, गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट्स एंड डगिस्ट्स की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा, और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई, यानी अजीब तरह के वाक्य की बनावट में लिखे नुस्खे थे जो उनको पढ़ने लिखने की हो गई, वो उनकी आदत। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी, मेरे सौभाग्य से। अब क्या होता है कि उसी साल जो गुरुवर होते हैं श्री शारदा चरण जी उकील, देहरादून में ही एक पेंटिंग की क्लास खोलते हैं। यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ, यानी अब मैं कहाँ हूँ, मतलब लेखक अपने आप को जहाँ भी जाता है वहाँ थोड़ा बहुत अपना कार्य करके, अपनी पेंटिंग करके, अपना मन को बहला के फिर से वो एक प्रकार से अकेला महसूस करता है। तो वो बोलता है कि अब मैं कहाँ हूँ। मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी, मतलब मेरी आंतरिक जो दिलचस्पियाँ थी, मतलब मैं जो भी बात कहता था उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, और मैं मुँह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी गुट्टी में पड़ा था। यानी मुझे कहते हैं ना बचपन में जिसकी गुट्टी पिला दी जाती है वो उसी के जैसा हो जाता है। तो लेखक कह रहे शायद मेरी गुट्टी में ही ऐसा नहीं था कि किसी के सामने मैं मुंह खोलूं, अदब लिहाज उनके सामने। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता यानी एकाकीपन, अकेलापन का मैं अभ्यासी तो हो गया था, यानी पूरी तरीके से मुझे इस चीज़ का अभ्यास हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था। खिन्न यानी कि बहुत एक तरह से क्रोध और दुख था, और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे परिस्थिति के साथ ढल जाना चाहिए, कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूँ ही वहीं सोनेट मेरे बच्चन को पोस्ट कर दिया। सोनेट जो मैंने बताया आपको, यूरोप में जो कविताएं लिखी जाती हैं उनका ये एक प्रकार का छंद है, वो ये लेखक लिखते थे, तो वो बच्चन को पोस्ट कर दिया गया। बच्चन गर्मी की छुट्टियों में सन 37 देहरादून आए, ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक यानी कि संयोग से कह सकते हैं, कोइंसिडेंस देखिए कि यहीं अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे। तो यहाँ पर आप रिलेशन से रिलेशन देख सकते हैं।
देहरादून में ही। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले, एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस ओर की आंधी आई थी, उफ! कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य, यानी हम सबका सौभाग्य है कि उस समय बहुत तेज आंधी आई थी, तूफान आया था, तो उस बारिश में, आंधी बारिश में उस पेड़ के नीचे बच्चन आते आते बचे थे। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी थी। निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी अब उनकी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति का साथी। ये सब हो रही है हरिवंश राय बच्चन की विशेषताएं बता रहे शमशेर बहादुर सिंह। एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की, यानी बारिश जो है वो इलाहाबाद की बारिश को याद कर रहे हैं। गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त था। मेज़बान इसरार कर रहे थे यानी जो आतिथ्य करने वाले होते हैं वे आग्रह कर रहे थे, भाई उस वक्त कूली न तांगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। उन्हें बहुत बोला गया कि इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगे, तो 1-2 दिन के लिए आप यहीं रह लीजिए, लेकिन उन्हें ये बात नहीं मानी। जहाँ पहुँचना था वक्त पर पहुँच गए। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे, कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को जब जानता ही कितना था। बराए नाम यानी नाम के लिए या दिखावे के लिए, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम नहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था।